Friends, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today date is 22nd July, so let's get started. And इसी के साथ हम लोग चार पांच टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे so that you get an idea how to structure your answer. फर्स्ट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू बाइडेन ड्रॉप्स आउट ऑफ रेस जो कि इनको कन्विंस किया जा रहा था काफी टाइम से ही इज 81 ईयर्स। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एज फैक्टर की वजह से इन्होंने ड्रॉप आउट किया है। कई जगहों पर जहां डिबेट हो रही थी वहां पर ये ठीक से आंसर्स भी नहीं दे पा रहे थे, तो इनके ब्रेन को लेकर कुछ क्वेश्चन किए जा रहे थे। हालांकि इन्होंने टेस्ट लेने से मना कर लिया। ओके, तो नाउ ही ड्रॉप आउट ऑफ दिस रेस एंड जो वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, शी विल बी ए कैंडिडेट फ्रॉम द डेमोक्रेट्स। ओके, और इसके अलावा ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाएंगी अब। और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन बनता है ये देखना होगा। मे बी मिशेल ओबामा बन सकती हैं, लेट्स सी, वो बात की बात है। Okay, so now ending his bid for election following a disastrous debate with Donald Trump that raised doubts about his fitness for the office, endorsing Vice President Kamala Harris as the Democratic nominee for 24 election. Alright, तो ये न्यूज हमारे उतने काम की नहीं है। नेक्स्ट इज बांग्लादेश में जो जॉब कोटा इशू चल रहा था उसमें इन लोगों ने रिजर्वेशन जो था जो कि 56% तक दिया जाता था, okay, उसको कम कर दिया है अप टू 7%। ओके, ये दिया जाता था आपको जॉब्स में, और जबकि आपको जो एजुकेशन है उसमें दिया जाता था 30%, उसको भी ब्रॉट डाउन करके 5% कर दिया है। ठीक है, वो इनफैक्ट ऑब्वियसली ये आपसे कोई पूछ नहीं रहा है वहां एग्जाम में, इट्स जस्ट कि आपको न्यूज पता होनी चाहिए। 93% of the government jobs would be open to candidates on merit. Students have been demanding an end to quota that reserve 30% of government jobs for relatives of veterans who fought for Bangladeshi War of Independence in 1971. Similarly, the ruling curtailed the number of reserved jobs from 56% of all positions to 7 and brought down the veterans quota from 30 to 5%. और जो बाकी 2% बच गया है, it will be set aside for ethnic minorities, transgender community and people with disability. Okay, so no one is going to ask you this in your exam at least, but न्यूज है तो अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। ऑलराइट, यहाँ पर ये कभी यूपीएससी के अदर एग्जाम में पूछा जाए। मैसूर कैप्टन सुप्रीता फर्स्ट विमेन ऑफिसर एट सियाचिन। चलिए, इसको आप इस तरीके से कोट कीजिएगा कि देखिए टेक्नोलॉजी एक तरफ है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी जनरली क्या है आजकल जो हो रहा है वो पोलराइज करने के लिए या हेट्रेट प्रोपेगेट करने के लिए यूज की जा रही है, बट यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स को एनकरेज करने के लिए भी यूज की जा रही है। जैसे साइकिल Dravidar Kazhagam launches platform to counter superstition. Okay, and this is a good initiative. अगर आपको कभी रिलेट करना हो कि हम सोशल रिफॉर्म में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो आप इसको कोट करेंगे। ओके, दिस विल बी अ फॉरवर्ड पॉइंट फॉर योर आंसर। Dravidar Kazhagam, a social organization founded by Periyar E. Ramaswamy, launched the Periyar Vision OTT platform. यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा ऑन वेरियस सुपरस्टिशंस एसोसिएटेड विद रिलीजन, इंटरव्यूज विद प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स ऑन रैशनलिज्म, फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड अदर प्रोग्राम्स एम्ड एट disseminating Periyar's ideology of self-respect and social justice to a wider audience. Okay, so what you need to do is from your spectrum, you need to read about this self-respect movement. ये बाकी जब मैं आपको हिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा स्टैटिक पोर्शन का, तब मैं ये सब आपसे करूंगा सोशल रिफॉर्म वहां पे बातें, ठीक है। अभी उस पे नहीं जाएंगे हम। दिस विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू सोशल जस्टिस। ओके, दिस शुड बी योर पॉइंट। एवरी विमेन वॉज अंडर प्रेशर टू लर्न टू कुक एंड नॉट टू हैव एन एम्बिशन। और ये थॉट्स कहीं ना कहीं आज भी प्रोपोगेट है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तब भी थे ब्रिटिशर्स के टाइम और आज भी है। Only leaders who put forward, जो पेरियार हैं, he was the only leader who put forward the feminist ideas without any ifs and but. The MP said technology was now being used to spread hate and disseminate superstition, but यहाँ पर same technology to spread ideas of social justice, self-respect and rationalism. Okay, so this is a good initiative. कर्नाटका कैबिनेट टू डिस्कस ड्राफ्ट बिल ऑन लोकल कोटा टुडे। ये पिछले 2 दिन से हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये लोग क्या मान रहे हैं कि जनरली मैनेजरियल पोस्ट पे, जब जैसे सपोज कीजिए बैंगलोर में मैनेजरियल पोस्ट पे कोई नॉर्थ इंडिया का आदमी बैठा हुआ है, तो वो ऐसा मानते हैं कि ये जो एचआर रैंक पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये लोग अपने ही रीजन से आने वाले लोगों को प्रेफर करते हैं जॉब्स में। मतलब एक तरह का लोकलाइट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं।
एटलीस्ट ऐसा इनकी पॉलिटिशियंस का मानना है। द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हेडेड बाय पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स हैव बीन प्रेफरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर स्टेट्स, thus denying opportunities to local candidates। ये बात सच है या नहीं, बट एटलीस्ट इस तरीके का परसेप्शन तो वहां पर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम। ठीक है, एक तरह का रिवीजन ही होगा आपके लिए सिर्फ। देखिए, प्रपोजल्स क्या है इसके कि यहाँ पर ये लोकल रिजर्वेशन करना चाहते हैं अप टू 75%। ओके, नेक्स्ट इज लीगल प्रेसिडेंट्स की बात अगर हम करें तो लीगल प्रेसिडेंट्स ऐसा नहीं है कि कर्नाटका इज द फर्स्ट वन, नो। हरियाणा भी इस तरह की चीजें लेकर आया था, हालांकि हाई कोर्ट ने उसको गिरा दिया। हरियाणा ने भी कहा था कि हम 75% जॉब्स जो हैं वो रिजर्व करेंगे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री ऑपोजिशन। इंडस्ट्री का ऑपोजिशन इसलिए कि देखिए हम लोग हैं प्राइवेट इंडस्ट्री, हम लोग सिर्फ टैलेंट एंड मेरिट के बेसिस पर लेते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कुछ करना ही है तो आप अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेटर बना लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई भी मैनेजर होगा या कोई भी कंपनी होगी वो एक टैलेंटेड आदमी को छोड़ के, एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में जहाँ कोई रिजर्वेशन जैसी चीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में तो आपको सोनली आपकी टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपकी मेरिट। तो गवर्नमेंट को ये सब करने की बजाय एजुकेशन एंड स्किल्स पे फोकस करना चाहिए रादर देन ब्रिंगिंग दिस इनिशिएटिव, बिकॉज क्योंकि ये पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट में भी गिर गया था और ये यहाँ भी हाई कोर्ट में स्टे नहीं कर पाएगा। ओके, कंपेरेटिव एग्जांपल करेंगे आप तो वही हरियाणा से हो सकता है कंपेरेटिव एग्जांपल। मध्य प्रदेश सरकार भी लेकर आई थी, कमलनाथ सरकार जब बनी थी बीच में 18 मंथ्स के लिए तब। ठीक है, रादर देन अब प्रपोजल तो ठीक है, बट रादर देन व्हाट स्टेट शुड एक्चुअली डू इज दैट फर्स्ट इज एड्रेस द एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस। अब जैसे कर्नाटका में अभी कुछ दिन अब पहले एक बार नारायण मूर्ति जी थे, उन्होंने कहा था कि 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए वर्कर्स को। अभी इको न्यूज में, इसी न्यूज पेपर में दिखाऊंगा, वहां पे कुछ का कहना है इंडस्ट्री का कि 14 आवर्स तो वर्क करना चाहिए लोगों को। अभी याद कीजिए कि अभी थोड़े दिन पहले आई थिंक साउथ कोरिया या जापान में एक रोबोट ने सुसाइड किया था। अगर एक मशीन इस इतने वर्क प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती तो ये तो फिर भी ह्यूमन बींग्स है। तो ये एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है हमें। ठीक है, वर्क अपनी जगह है, बट इतना भी नहीं कि आपकी हेल्थ और सब कुछ ही बेकार हो जाए। नेक्स्ट इज क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये आप रूल्स बनाकर भी कर सकते हो कि जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि यहाँ के पॉलिटिशियंस क्लेम कर रहे हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, तो वो ना हो। इट शुड मेक श्योर कि वहां पर बराबरी से मौका दिया जाए सबको। सेकंड इज अवॉइड प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शनिज्म है, यानी कि जो टैलेंट आना चाहिए एक प्राइवेट इंडस्ट्री में वो नहीं आ रहा है, उसकी जगह पे आप रिजर्व कर रहे हो सीट्स को। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शनिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एनफोर्स लेबर राइट, क्योंकि देखिए वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, जो कि हमारे लेबर कोड्स आए हैं जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं मेंस 450+ में। लेबर कोड्स ये सब इंश्योर करते हैं कि 8 आवर्स का आपका जॉब होना चाहिए। उसके बाद अगर आप और ओवर टाइम करा रहे हो तो पर आवर आपको डबल पे करना होगा जितना कि आप उसको यूजुअली करते हो। तो हमें उनको एनफोर्स करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज लीगल कंप्लायंस, ताकि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की चीजें ना हो, उसके लिए कुछ लॉ बनाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से रिजर्व कर देना तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर की जो कॉम्पिटेंसी है उसको इम्पैक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे एमेबिक ब्रेन इन्फेक्शन, ठीक है, जिसे हम ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये मैंने आपके साथ प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में भी डिस्कस किया था, राइट। और कल मैंने आपके साथ वीक 3 का प्रीलिम्स एक्स्ट्रा अपलोड किया है एप्लीकेशन पे। वहां भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि वाटर प्योर नहीं होने की वजह से ये वार्म वाटर में ज्यादा ग्रो होते हैं। ठीक है, तो या तो आपने उनको ठीक से क्लोरिनेट नहीं किया हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, वहां पे इस तरह का बैक्टीरिया चलता रहता है एंड ये इंसान की बॉडी में एंटर करता है थ्रू नोज और फिर ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया। तो इसके काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली केरल में। अमीबिक पैरासाइट एंड कोलेरी, ओके, दिस इज नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया। बट ये अकेला नहीं है, इसके अलावा एक और है वर्मी फॉर्मेंस। दिस इज अनदर फ्री लिविंग अमीबा फाउंड इन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये दोनों कॉज कर रहे हैं ये सब। इसको हम लोग प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं। दिस इज ए रेयर बट lethal by central nervous system infection of rapid fertility caused by free living amoeba found in freshwater lakes, rivers and never in sea water. Now focus on this point, it is never found in sea water। ठीक है, ये इन बिटवीन द लाइन से जब यूपीएससी स्टेटमेंट उठाता है तब दिक्कत होती है फिर हैंडल करने में। इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन बाय एन फॉलरी, ए माइक्रोस्कोपिक अमीबा कॉमनली कॉल्ड एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। ओके, बाकी इसको हमने वहां डिस्कस कर लिया था प्रीलिम्स एक्स्ट्रा के वीक 3 में, तो अभी हम इसको और ज्यादा टाइम नहीं देंगे दोबारा।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये कांग्रेस लीडर है मिस्टर जयराम, इन्होंने क्लेम किया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर एक रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि आप एसोसिएट नहीं कर सकते अपने आप को रिलीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से जिनको बैन किया गया हो कभी। ठीक है, जैसे आरएसएस है, इसको बैन किया गया था जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उसी के अलावा एक जमात ए उलेमा है, उसको भी बैन किया गया क्योंकि उनकी एक्टिविटीज मानी जाती है कि ये सेक्युलर नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर फैब्रिक्स के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने अब क्लेम किया है दैट यूनियन गवर्नमेंट through a fresh office memorandum has removed 58-year-old ban on government servants from associating with RSS and its activities. ठीक है, इन्होंने ऑर्डर की कॉपी भी शेयर की थी दैट दिस ऑर्डर वाज इशूड बाय डीओपीटी। डीओपीटी पे ऑलरेडी काफी एलिगेशंस लग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि काफी लोग फेक सर्टिफिकेट लेकर ऑफिसर्स बने हुए हैं। दिस 1966 डॉक्यूमेंट स्टेट दैट आरएसएस एंड जमात ए इस्लामी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में की मेंबरशिप या उससे पार्टिसिपेशन नहीं किया जा सकता बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। पार्टिसिपेशन इन दैम बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स वुड अट्रैक्ट द सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। In 1966, a ban was imposed and rightly so on government employees taking part in RSS activities. Okay, तो फिलहाल एटलीस्ट इनका कहना है कि ये बैन रिमूव कर दिया गया है। इंडियाज गारमेंट एक्सपोर्ट वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। अब देखिए हमारे गारमेंट्स एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स जिनमें हम लोग काफी अच्छा वर्क कर रहे थे, बट पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि वियतनाम हमसे काफी आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे काफी आगे निकल रहा है। ठीक है, अब हमेशा हम लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये तो फॉरेन मार्केट में डिमांड कम हुई है इसलिए है, या इन कंट्रीज को जीरो इंपोर्ट टैरिफ की फैसिलिटी मिलती है इसलिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक, मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले जब हम इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह को देख रहे थे अबाउट दिस विस्कोस स्टेपल फाइबर, मित्तल की है, मित्तल ग्रुप की। इन लोगों ने क्या किया था, सरकार को फंडिंग तो दी थी पीछे से इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, और कुछ ऐसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करा दिए थे कि उसके बाद मार्केट में कोई कंपटीशन बना ही नहीं था, बचा ही नहीं था। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं रह गया था इनके लिए, और इनकी ऑलमोस्ट 93% तक मोनोपोली बन गई थी कि सारा टेक्सटाइल में जो रॉ मटेरियल है वो यही कंपनी सप्लाई कर रही थी। अब जब कंपटीशन नहीं रहा, रॉ मटेरियल की सप्लाई पे आपकी मोनोपोली हो गई, तो इस कंपनी ने रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, और उस वजह से क्या हुआ, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, फिर इंडिया के जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे थे गारमेंट्स टेक्सटाइल वो महंगे हो गए, और हमारे प्रोडक्ट्स हो गए अनकॉम्पिटिटिव। ओके, तो ये सब इम्पैक्ट था इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे करप्शन का। नाउ ये इंडस्ट्री का ही कहना है दैट रीसेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स और क्यूसीओ इशूड फॉर फैब्रिक इंपोर्ट्स हैव कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन एसेंशियल रॉ मटेरियल। इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिए फैब्रिक के इंपोर्ट्स के लिए। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स हम लोग इसमें कपड़े में यूज करते हैं उसके इंपोर्ट को लेकर क्वालिटी के नाम पर आपने कुछ रूल्स बना दिए, बट बाद में समझ में आया कि आज जो कंपनी, अब ये डोमेस्टिक कंपनी सिर्फ यही बच गई। ठीक है, इंपोर्ट को लेकर आपने रूल्स टाइट कर दिए, ठीक है, क्वालिटी के नाम पर, बट अब डोमेस्टिक में सिर्फ ये दो कंपनी बच गई, और उसमें से ये कंपनी थी मेजरली जो 93% रॉ मटेरियल कंट्रोल कर रही है, तो इसने प्राइसेस बढ़ाए। राइट, तो अब इंपोर्ट दिक्कत होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था वो थोड़ा सा अनकॉम्पिटेटिव हो गया। दिस इज पुशिंग अप द कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टर्स हु हैड टू रिलाई ऑन प्राइसर ऑप्शन फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। अब डोमेस्टिक कंपनियां जो वो महंगा बेच रही हैं, इंपोर्ट जो आ रहा था वो क्वालिटी के नाम पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट फाइनल बन रहा है वो महंगा हो रहा है, और उस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स गिर गए। राइट, तो ये हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जानबूझकर खराब किया गया, दैट्स कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड एज कैपिटलिज्म। कैसे छोटी इंडस्ट्रीज को खराब करो और अपनी मोनोपोली बनाओ। The exports from India's labor-intensive garment sector, which have been losing ground to rivals such as Vietnam and Bangladesh, were lower than 2013-14 level. इसमें जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त हमारे 2013-14 के लेवल से भी नीचे जा चुके हैं, जबकि एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं हम। It have been dented more by the country's high duties and barriers on raw material imports. This is one issue. Second is along with difficult customs rule and trade procedure rather than others' competitive nation strength. ठीक है, तो ये गलतियां सिर्फ हमने खुद की हैं, ना कि ऐसा है कि सामने वाले और बेटर बना पा रहे हैं हमसे। कितना एक्सपोर्ट हुआ है 23-24 में? जस्ट $14.5 बिलियन। ठीक, जबकि वियतनाम के गारमेंट एक्सपोर्ट ग्रो हुए हैं बाय 82%, $33 बिलियन, हमसे ज्यादा हैं। बांग्लादेश के ग्रो हुए हैं 70%, हमसे ज्यादा हैं, $43 बिलियन। ठीक है, और हम लोग कहाँ हैं? $14 बिलियन पे, और हम दम भरते हैं वी आर दी विश्व गुरु। चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? $114 बिलियन। अब कहाँ 14 और कहाँ 114? ठीक है, बहुत फर्क है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को मैं और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, और
सिविल सोसाइटी भी मानती है इट वॉज बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आए थे टेक्सटाइल के लिए, लॉन्च बाय सेंटर इन 2021, हैज failed to gain traction with investors and need significant modification to be effective। इस पीएलआई स्कीम में मॉडिफिकेशन जरूरत है, क्योंकि देखिए जब तक इनपुट कॉस्ट ही ज्यादा होगी तब तक तो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता। आप कभी कस्टम्स के नाम पे आपने ड्यूटीज बढ़ा दी, ठीक है, तो महंगा हो गया इम्पोर्ट। दूसरा, आपने रॉ मटेरियल में एक कंपनी की मोनोपोली बना दी तो वो महंगा हो गया, उस वजह से हमारा प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। Concerns concern is that steady rise in India's garments and textile imports। नाउ एक्सपोर्ट करना तो छोड़िए, उल्टा हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्यों बढ़ रहे हैं? अभी मैं आपको एक चाइनीज कंपनी, एक ब्रांड का नाम बताऊंगा, क्योंकि अब रिलायंस स्टोर उसके कपड़े इंपोर्ट करने जा रहा है, राइट। नाउ इंपोर्ट्स बढ़ के हो गए $9.2 billion। रिलायंस रिटेल एक्सपेक्टेड टू किक ऑफ द सेल्स ऑफ चाइनीज ब्रांड सच एज शान। Complex procedure, import restrictions and domestic vested interest। See, focus on this word, domestic vested interest। ये उसी पे पॉइंट किया जा रहा है। There is difficulty in obtaining quality raw fabric, particularly synthetic fabric। ठीक है, तो ये जो भाई साहब थे, इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर ऐसे ऑर्डर्स जारी करवा लिए जिसने इनकी कंपनी की मोनोपोली बना दी, इंपोर्ट्स कम करवा दिए, कंपटीशन खत्म कर दिया। चलिए इस टेक्सटाइल सेक्टर को हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि ये जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। फर्स्ट इस टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि इसमें CAGR ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी 28% की, एटलीस्ट अब तो कम हुई है, ठीक है। 2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में, और एक्सपोर्ट्स में हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स में 11.4% का शेयर रखता है, 45 मिलियन लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, एंड $150 बिलियन का डोमेस्टिक मार्केट है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जो याद रह जाए ठीक है, नहीं रह पाए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला जरूर याद रखिएगा, 2% इन जीडीपी एंड 45 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमारे लिए टेक्सटाइल सेक्टर सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, उसमें बहुत लोग, आप कह सकते हो कि सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है हमें। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं कि आखिर इश्यूज क्या आते हैं। फर्स्ट है हाईली फ्रेगमेंटेड, या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है ज्यादातर ये लोग, या फिर स्मॉल एंड मीडियम साइज है। तो ये लोग डोमिनेट करते हैं मोस्टली इस बिजनेस को। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही हो। अभी काफी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लाई है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, वो हम सारी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इशू समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सेकंड इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसमें वो काफी आउटडेटेड है। इसलिए हम लोग डेली यूज टाइप के इस तरह के टेक्सटाइल तो बना लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्रांडेड थिंग्स देन उतना ज्यादा अच्छा नहीं बनता है। ओके, और मोस्टली अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम मीट नहीं कर पाते हैं। सेकंड थिंग इज कि हम मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन दी मार्केट। ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इज टैक्स स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कस्टम्स ड्यूटी हमारे यहाँ बहुत हाई लग जाती है इंपोर्ट पर, ठीक है। तो उस वजह से हमारा जो डोमेस्टिक कपड़ा है वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह पाता, और हम लोग फॉरेन मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये फॉरेन मार्केट का जो एक्सेस है वो कम हुआ है हमारा, ठीक है। उसके बाद अलग अदर डिमांड भी होती है, जैसे लेबर्स हैं तो उनके सैलरी वगैरह वो लोग डिमांड करते रहते हैं कि इसको बढ़ाइए, और वो जेन्युइन भी है क्योंकि बहुत कम भी है उनकी सैलरी इस फील्ड में, स्पेशली मोस्टली वुमेन आर एंगेज इन दिस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको लगभग हर फैक्ट्री में मिल जाएगी करीब करीब 500 मशीन, बट आप इंडिया में देखेंगे तो आपको हर फैक्ट्री में छोटी छोटी मशीन है, ठीक है, 100 मशीन लगी हुई हैं, बस छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं। तो उसमें से क्या होता है, स्केलेबिलिटी नहीं आ पाती है। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक बुक प्रिंट करा रहे हो या 100 बुक प्रिंट करा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि उस सामने वाली दुकान को, उस शॉप वाले को स्केलेबिलिटी मिल जाती है। तो हमारे पास उतनी स्केलेबिलिटी नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट, तो वो अभी हमने देखा कि 2013-14 से भी नीचे चले गए हमारे एक्सपोर्ट, जस्ट $14 बिलियन के अराउंड, ठीक है। और जबकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वो $45 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है। चाइना की बात करें तो वो $114 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहा है, और ये जो सारे रीजन है ना, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, हाईली फ्रेगमेंटेड, टैक्स स्ट्रक्चर हमारा बहुत खराब है, ठीक है, लैक स्केलेबिलिटी, इन्हीं सब वजहों से फॉर अबव मेंशन रीजंस ओनली ये लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमें जाना ही है तो फिर बांग्लादेश चलते हैं या वियतनाम चलते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके अगर यहाँ पर खोल भी लेगी, ठीक है, उसने अपनी फैक्ट्री खोल भी ली,
दिक्कत क्या आएगी उसको? रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। कहाँ से लेना पड़ेगा? डोमेस्टिक वालों से ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट पर हमने लगा रखे हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। अब डोमेस्टिक से जो रॉ मटेरियल लेंगे वो क्या है यहाँ पर? कॉस्टली, क्योंकि एक ही कंपनी 94% तक की मोनोपोली बना के बैठी हुई है। अब डोमेस्टिक रॉ मटेरियल अगर कॉस्टली है तो फाइनल फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी कॉस्टली बन रहा है, तो फिर कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आएगा इन्वेस्ट करने? राइट, नो वन विल कम। और वही सब इश्यूज हमारे इसमें चल रहे हैं। ठीक है। दूसरा, अब हम लोग चलते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे मेजर्स क्या लिए हैं, तो वो जान लेते हैं। ओके, सही। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली जो प्रॉब्लम, एक सेकंड मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी वाली जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई थी अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इसका गोल यही था कि हमें मॉडर्नाइज करना है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी को, और ये स्कीम लेकर आए थे हम 2015 में। ठीक है। और जब तक आप हर एक इश्यूज पर कुछ ना कुछ ना लिख पाओगे गवर्नमेंट ने इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया, तब तक आपका आंसर पूरी तरीके से अधूरा है। ओके। फ्रेगमेंटेड है हमारी इंडस्ट्री, हम मानते हैं, तो इसके लिए हम लोग काफी चीजें लेकर आए थे। जैसे हम सबसे पहले लाए थे स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, जहां पर हम लोग का फोकस था कि जो स्मॉल और मीडियम साइज टेक्सटाइल बिजनेस है उनको क्लस्टर बेस्ड बनाया जाए और उसमें इन्वेस्टमेंट लाई जाए। क्लस्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टेक्सटाइल पार्क वगैरह में बनाई जाएगी ताकि एक टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। ठीक है, ताकि हाईली फ्रेगमेंटेशन जो है इसको थोड़ा सा कम किया जा सके। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल पार्क को लेकर ही हम एक और स्कीम लेकर आए थे, पीएम मित्र। ठीक है, दैट इज पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। वहां पर हमने पूरा फोकस किया था कि जो एंटायर वैल्यू चेन है प्रोडक्शन की, ठीक है, स्पिनिंग से लेके वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट, ये सब एक ही लोकेशन पर हो सके। ठीक है, पूरी वैल्यू चेन को हम एक ही जगह पर लोकेट करना चाहते थे, ये हमारा गोल था पीएम मित्र स्कीम में। ठीक है, तो हाईली फ्रेगमेंटेड को ओवरकम करने के लिए हम दो चीजें ले आए। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के लिए हम एटीयूएफएस ले आए, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को ही ओवरकम करने के लिए हम लोग एक और चीज लाए, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल का अलग यूज है, सब कुछ अलग है वो, बट एटलीस्ट हमने बात की कि हाँ, हमें इस मिशन को लाकर डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना है टेक्निकल टेक्सटाइल का, जैसे फायर फाइटर्स वगैरह में यूज होता है। राइट, और इंडिया को बनाना है ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। क्योंकि बाय इंडिया एटलीस्ट उम्मीद करता है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है टेक्निकल टेक्सटाइल का, वो ग्रो होके इसी साल 2024 तक ही करीब $50 बिलियन का हो सकता है। ठीक है, हो पाएगा या नहीं वो बात की बात है, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट मानती है कि हो सकता है। नेक्स्ट इज कि स्केलेबिलिटी। अब देखिए, स्केलेबिलिटी की एक और चीज जरूरी होती है, वो है कि हमारे पास स्किल है या नहीं लोगों की। ओके, तो इसके लिए हम लोग लेकर आए थे समर्थ स्कीम। समर्थ, दैट इज स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। यहाँ पर जो हमारे लोग हैं, जो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ही बात की गई थी। राइट, और दूसरा स्केलेबिलिटी के लिए ही हम लोग एक और चीज लेकर आए थे नॉर्थ ईस्ट के लिए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम। वहां भी हमारा फोकस यही था कि हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इंप्रूव करेंगे और मार्केट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको भी एक अच्छा काम मिल सके। ऑलराइट, देन कम्स द स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट। तो स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट के लिए भी हमने कोशिश की, जैसे हमने लॉन्च किया था एक पावर टैक्स इंडिया। पावर टैक्स इंडिया, यहाँ पे हम लोगों ने वही कहा था, ये पावर लूम से था मोस्टली, बट यहाँ पर हमारा गोल था कि हमें इनोवेट करने हैं अपने प्रोडक्ट्स में, इनोवेटिव पावर लूम टेक्सटाइल बनाने, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ब्रांडिंग करनी है। ठीक है, सब्सिडीज वगैरह देनी है, वर्कर के वेलफेयर वगैरह की भी बातें की गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स थी इस इशू को लेकर। चलिए, तो यहाँ पे हमने टेक्सटाइल को समझ लिया, अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, यही सब चीजें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में करते हैं, मेंस में और ज्यादा डिटेल में करते हैं, बट मोटिव यही होता है कि इतनी बार हम चीजें डिस्कस कर लेंगे कि ये सब चीजें आपको नेचुरली याद हो जाएंगी। अब देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए आपको बहुत ही हाईटेक बुक्स पढ़नी पड़े या दो दो पेज भर के कंटेंट पढ़ना पड़े, नहीं। अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क है कि मैं इश्यूज जान लूं, हाईली फ्रेगमेंटेशन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट स्ट्रक्चर, और उसके बाद मैं रिलेट करूं कि कौन सी इशू को ओवरकम करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लाई गई है,
तब जाकर आप उस टॉपिक को एक अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और यही अप्रोच आपको हर टॉपिक के साथ लेके चलना है। इश्यूज जानिए, चैलेंजेस जानिए, फिर गवर्नमेंट मेजर्स को उनमें फिट करने की कोशिश कीजिए कि कौन से इशू को टैकल करने के लिए सरकार कौन सी स्कीम लाई है। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक स्कीम की बुक खरीद लेंगे, उसको रट्टा मारना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होगा यूपीएससी। यू आर जस्ट ओवरबर्डनिंग योर सेल्फ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई वोंट से कि कोई आपके बहुत काम की न्यूज है, बट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बाय राजस्थान ट्राइब्स मेक ए मार्क एट यूएन फोरम। यहाँ पे हमें मोस्टली क्या करना है, आपको सिर्फ ये एक चीज कोट करनी है यहाँ से, दैट द इंडिजिनस कम्युनिटी should be globally engaged in the formulation of strategies which could offer vital insights in sustainable development through traditional practices। जैसे हमारे यहाँ एक दौर था जब एक फसल ग्रो होती है, उसमें से उसके सीड्स बचा लिए जाते थे और उन्हीं को दोबारा ग्रो किया जाता था। Preservation of indigenous seed varieties to restore links between crop diversity and climate resilience. These practices help tribal communities reduce their dependence on the market and survive during the difficult phases including COVID-19 pandemic 2021। देखिए यहाँ पर इन लोगों ने प्लेज लिया था कि we will pledge to protect traditional varieties to advance 2030 agenda of sustainable development goals। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये बस आपको कहीं पे कोट करने में मदद मिल सकती है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, टेक्सटाइल सेक्टर को हमने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको पसंद आ रहा हो डिस्कशन, तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। सी, यहाँ पर ये न्यूज बार बार आती रहती है बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर कि हमें स्पेशल कैटेगरी दीजिए, और अगर स्पेशल कैटेगरी नहीं देते तो एटलीस्ट स्पेशल पैकेज दे दीजिए। ठीक है, 5-10 हज़ार करोड़ का एटलीस्ट वही है जो वो लोग डिमांड करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट और इन सब का क्या इशू है। आई होप बाय दिस टाइम आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट इनका क्राइटेरिया क्या है। चलिए उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई डोंट नो कि मैंने पहले डिस्कस किया है या नहीं। स्पेशल कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया गया था बाय गाडगिल फॉर्मूला। यहाँ पर 5 क्राइटेरिया रखे गए थे। फर्स्ट, दैट डिफिकल्ट एंड हिली टेरेन। सेकंड इज कि या तो आपकी यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, टोटल पॉपुलेशन की नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी बहुत ज्यादा लो हो, या फिर आपके स्टेट में एक अच्छी खासी साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन हो। दिस इज सेकंड थिंग। थर्ड इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यानी कि आप कहीं ना कहीं बॉर्डर के अक्रॉस लोकेटेड हो आपका स्टेट, जहां पर एक लिमिट से ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की जा सकती। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह में हमें देखने को मिलती है। एंड लास्टली, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। अब जैसे सिक्किम है तो उसके पास इतना रेवेन्यू तो नहीं आ सकता कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर ले, या शायद सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे मेघालय है तो वो पूरा हिल्स पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन रखी गई थी कि अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो फिर हम आपको डिक्लेयर कर देंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, और उसके बाद आपको फंड्स में कुछ एडिशनल फंड्स दिए जाएंगे, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलती है उनमें आपको रेशियो रखा जाएगा 90-10, यानी 90% उस स्कीम में शेयर सेंटर देगा और 10% सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, उसके अलावा कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं, उन सबको आप समझते हैं। बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज कि आपको ग्रांट इन एड्स थोड़े ज्यादा मिलने लगते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, वो रेकमेंड करता है ग्रांट्स इन एड, तो उसके रिकमेंडेशन पे जैसे अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को आज दे दिया जाए स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस, तो ऑब्वियसली उनको ग्रांट्स इन एड थोड़े ज्यादा मिलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज एनहांस सेंट्रल फंडिंग। तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में अब आपको देना होगा करीब करीब 90%, अगर सेंटर दे रहा है तो आपको सिर्फ 10% देना होगा, यानी कि जो स्टेट की फाइनेंसेस है उन पे कम प्रेशर पड़ेगा। एंड एक और बेनिफिट इसमें ये होता है कि जो अनस्पेंड मनी है, यानी कि इस बार आप खर्च नहीं कर पाए, तो यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो अनस्पेंड मनी है वो लैप्स नहीं करता है।
यानी कि वो अगले साल भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज कैरिड फॉरवर्ड। लेकिन नॉर्मल स्टेज के केस में वो लैप्स कर जाता है और सेंटर के पास वापस चला जाता है। नेक्स्ट इज काफी सारे टैक्स एग्जेम्पशन एंड इंसेंटिव दिए जाते हैं, क्यों? ताकि इंडस्ट्रीज और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो आपके यहाँ आकर इन्वेस्ट करें, आपके यहाँ फैक्ट्रीज लगाएं कि चलिए इस स्टेट में टैक्स कम है तो मैं यहाँ पे आके इन्वेस्ट करता हूँ, महाराष्ट्र में टैक्स ज्यादा है तो वहां इन्वेस्ट नहीं करना मुझे। ठीक है, बट वो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि पहले बिहार उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे। ओके, जैसे आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दिए जाते हैं यहाँ पर, ताकि लोग यहाँ पर आए इन्वेस्ट करें। कस्टम ड्यूटी में वेवर दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं फैक्ट्री लोकेट करता हूँ बिहार में और वहां पर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, सपोज टेक्सटाइल, तो कस्टम ड्यूटी जो लगेगी उस टेक्सटाइल के रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने में, उसमें मुझे मिलेगा। ठीक है, तो स्टेट में और ज्यादा फैक्ट्रीज आएंगी कि चलिए बिहार में बिजनेस करते हैं चलकर। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी भी आप पे कम लगेगी, लो एक्साइज ड्यूटी। राइट, उसके बाद भी कई तरह के कंसेशन एग्जाम्पशन है, इवन फ्रॉम जीएसटी ऑल्सो। नेक्स्ट इज, अब जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने में मदद मिलती है, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है आपके स्टेट में। अब जैसे हम बिहार की अगर बात करें तो लोग यही कहते हैं ना कि यहाँ पे बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट जॉब के अलावा, क्योंकि बिहार में लोग मानते हैं कि तीन ही लोग अमीर हैं, जज, नेता और ब्यूरोक्रेट, और बाकी जो अमीर हैं वो सब इन्हीं लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। राइट, तो एटलीस्ट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा बिहार के कंटेक्स में, तो फिर हमें और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। एंड लास्टली कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, जैसे होटल्स ले लीजिए, हॉस्पिटल्स ले लीजिए। ठीक है, आपको अच्छा बिजनेस माहौल क्रिएट करना है अपने स्टेट में, तो हाईवे एक्सप्रेस वे में ही बनाने होंगे, तो यहाँ पे पब्लिक स्टेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सरकार की तरफ से पैसा बढ़ेगा और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्राउड इन इम्पैक्ट अपने आप फोर्स में आता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगता है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। बट इसके साथ काफी सारे कंसर्न्स भी है, जैसे सबसे पहले तो बर्डन बढ़ जाता है ऑन सेंट्रल फाइनेंसेस। अब सेंटर जो हमेशा कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम पैसा है वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेंटर को एडिशनल फंड्स देने होंगे इन द नेम ऑफ ग्रांट्स इन एड, एडिशनल फंड्स देने होंगे, टैक्स कंसेशन देना होगा। राइट, एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ जाएगा और सेंटर की ही जो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है उसी पे एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। बट अब प्रॉब्लम ये है कि सदर्न स्टेट जो है वो ऑलरेडी ये कंप्लेन करते हैं कि हम लोग जितना भेजते हैं ऊपर उससे बहुत कम हमारे पास रिटर्न में आता है। उनका हमेशा से मानना है कि हमारे जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बनाने लगेंगे तो फिर और ज्यादा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा रिसोर्सेज का। तो फिर वही है कि फिर स्टेट्स में खींचतान शुरू हो जाएगी, फिर सभी डिमांड करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिपेंडेंसी एंड रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए इससे क्या होता है कि स्टेट्स की फिर आदत और ज्यादा खराब हो जाती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सेंटर से एक्स्ट्रा फंड आता रहेगा, हर स्कीम के लिए 90% आता रहेगा। तो वो क्या करेंगे, स्टेट्स और ज्यादा डिपेंडेंट होते जाएंगे सेंटर पे कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ठीक है, रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी यानी कि फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या है कि अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो क्वेश्चन किया जाता है आपको। ठीक है, कि आप टैक्स किस बात का ले रहे हो, फिर आप सरकार किस बात की चला रहे हो, एक अकाउंटेबिलिटी है। बट उसके बाद वो क्या करेंगे, सीधे कह देंगे वो सेंटर ने पैसा नहीं दिया हमें इस बार। ठीक है, या इस स्कीम में, फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस का पैसा क्यों नहीं आया, सेंटर ने नहीं दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेट्स की आदत खराब भी करेगा, उनको और ज्यादा कैजुअल भी कर देगा। नेक्स्ट इज, ये एक तरह से परमानेंट ही हो जाएगा फिर, क्योंकि एक बार स्टेटस देना तो आसान है बट उसके बाद हटा नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसको लेकर पीरियोडिक असेसमेंट नहीं की जाती है, देयर इज लैक ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट। क्योंकि जिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी दिया गया आज तक पैसा, इवन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, कभी ये असेस करने की कोशिश ही नहीं की गई है कि उस पैसे को ठीक से यूटिलाइज हुआ या नहीं, या इतने साल में क्या इन स्टेट्स ने सेंटर से पैसा आ रहा है उसके अदर देन क्या खुद के रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की कोशिश की इन्होंने, सेल्फ रिसोर्सेज या एक सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी बन सके उसकी तरफ इन्होंने कोई कोशिश की नहीं की। राइट, तो उसका कोई पीरियोडिक असेसमेंट नहीं होता है हमारे यहाँ। नेक्स्ट इज, इट ऑल्सो लैक एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, क्योंकि ये ग्रांट किया गया था बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑफ, ये जो हमारा हुआ करता था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे सकती है, बट इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। वो तो फिर कोई भी सरकार आएगी और कोलिशन गवर्नमेंट में खींचतान चलती रहेगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको समझ लिया कि आखिर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का क्या सीन था। ठीक है, बाकी आप बिहार आंध्र प्रदेश वगैरह से आते हो, अगर आपको ये जानना है कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज क्या कंसर्न है, तो वो भी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कि अगर हम आंध्र प्रदेश अकेले की बात करें, ठीक है, तो पहला इनका रीजन है कि हमारा बाइफर्केशन हुआ था, तो उसके बाद काफी सारा जो रेवेन्यू है वो तेलंगाना में चला गया है। राइट, और इनका मानना है कि हमें न्यू कैपिटल बनानी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ डेप्ट लेवल बढ़ गया, काफी करीब 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का डेट है आंध्र प्रदेश सरकार पे। नेक्स्ट उनका कहना है कि जो आप पोस्ट डिवॉल्यूशन करते हो ना, पोस्ट डिवॉल्यूशन रेवेन्यू, ठीक है, पोस्ट डिवॉल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वही कुछ सेस एंड सरचार्ज वाला जो इशू हमने डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट इज कि देयर इज इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पूरे सदर्न स्टेट्स का एक कंसर्न है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा दिया जाता है, हमें कम दिया जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश के लॉजिक है। बिहार की बात करें तो बिहार का हमेशा का वही है कि हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। ठीक है, हमारी अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो वो बहुत कम है, सबसे कम है इंडिया में, दैट इज 54,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम, तो हमें दिया जाए। दूसरा इनका भी यही कहना है कि हमारा भी बाइफर्केशन की वजह से रेवेन्यू का सोर्स रिड्यूस हो गया, क्योंकि काफी सारी जो माइनिंग टाइप की चीजें थी वो चली गई झारखंड में, और उस वजह से हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू का सोर्स हमारा नहीं रह गया। ऊपर से बिहार ने तो अल्कोहल भी बैन कर दिया, तो वो भी जो एक रेवेन्यू सोर्स आता था वो खत्म हो गया। दूसरा हमारे यहाँ नेचुरल चैलेंजेस काफी हैं, काफी ज्यादा फ्लड आता है हमारे यहाँ, ठीक है, और उस फ्लड से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो ओवरऑल लाइवलीहुड है, लाइव स्टॉक वगैरह, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट उनका कहना है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमें जरूरत है अपनी वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसे की। ठीक है, और दूसरा कि हमारे यहाँ लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है। ठीक है, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई माइनिंग्स वगैरह नहीं है, तो हमारे यहाँ दिक्कत होती है कि हमारे पास कहीं से भी फंड नहीं आता है। तो ये बिहार का कंसर्न है। ठीक है, हो गया। नीट का केस है, तो इसकी हियरिंग है आज, देखते हैं क्या नया निकल के आता है। देन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल कैनॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस चार्जेस। सिर्फ ये कह देना कि इस आदमी पर हमने चार्जेस फ्रेम करे थे यूएपीए के कंटेक्स्ट में, लेकिन एक जो केस यहाँ पे चल रहा है 2015 में उस बंदे को अरेस्ट किया गया था फॉर फेक करेंसी, और आज तक सिर्फ दो ही एविडेंस प्रोड्यूस किए गए उसके अगेंस्ट, यानी कि 2 गवाह प्रोड्यूस किए गए बस, और कुछ प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो यहाँ पर इनका मानना है कि यहाँ पर देखिए, एक तो कोर्ट की प्रॉब्लम ये है सुप्रीम कोर्ट की, कि जो इसके जजमेंट्स आए ना कभी कॉन्ट्रडिक्टरी रहते हैं। कभी ये कहता है कि बेल प्रोविजन के नॉर्म थोड़े इजी करने की जरूरत है, काफी अंडर ट्रायल्स बैठे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम अभी थोड़े दिन पहले मैं देखा था यूपी के एक एमएलए के केस में कि सिर्फ जीत गया है इसलिए बेल मिल जाए या गुड कंडक्ट मान लिया जाए, ये ठीक नहीं है। Supreme Court has clarified that seriousness of charges alone cannot be a factor to deny bail to under trials, nor can courts impose freakish bail condition। यानी कि ऐसा नहीं कि जाइए लेकर आइए आप 50 लाख का बॉन्ड भरिए, इस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते फ्रिकिश। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया राइट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनल लिबर्टी ओवर द स्टेट्स क्लेम दैट बेल शुड नॉट बी मेड इजी व्हेन सीरियस क्राइम्स वर इन्वॉल्व। एंड अंडर ट्रायल हैज ए फंडामेंटल राइट टू स्पीडी ट्रायल। आर्टिकल 21 भी यही कहता है हमारा, इट अप्लाइज इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम। ओके, तो ये बेल कंडीशन तो लेके सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ बोलता रहता है उल्टा पुल्टा। देन नॉर्थ ईस्ट में असम में मैडम्स हैं, ये आप कह सकते हो कि छोटे थोड़े पैरामिड टाइप के ही हैं, लेकिन थोड़े छोटे हैं। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया है इन द यूनेस्को पॉपुलर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एंड इज इंडियाज 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो आप कोट कर सकते हो कहीं पे, इंडियाज विजन इज टू इज डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज, विकास भी विरासत भी। दिस इज नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट हेरिटेज टू सिक्योर द स्टेटस ऑफ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज, ये मैदाम ऑफ असम। ठीक है, अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये सब मैंने प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में कवर किया था आपके साथ। इसके बाद आपने डिस्कवरी पे एक वेब सीरीज टाइप की देखी होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री कह लीजिए। सिनौली उत्तर प्रदेश से हमें क्या मिला था, 4000 ईयर ओल्ड हॉर्स ड्रिवन चैरियोट। जबकि हम लोग क्या मानते हैं अभी तक हिस्टोरियंस, कि जो हॉर्स ड्रिवन चैरियोट्स हैं ये कौन लेकर आया था, ये लेकर आए थे आर्यंस। और आर्यंस कब आए थे, 1500 बीसी के अराउंड, बट यहाँ पे तो हमें और पहले से 2000 बीसी के आसपास जाके मिल रहा है। ठीक है, तो सिनौली ने कहा था कि शायद ये हिस्ट्री को हमें फिर से रीएग्जामिन करने की जरूरत है कि आर्यंस बाहर से ही आए थे या यहीं के थे। डायसॉन स्पीयर, ये देख लीजिए। अब सोचिए कि ये एक स्टार है जो अंदर ब्लिंक कर रहा है, और ये पूरे सोलार पैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि सन से या वहां का जो स्टार होगा किसी गैलेक्सी का, उससे जितनी भी सनलाइट आ रही है उस सबको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इसके यहाँ पर इतनी एडवांस हो चुकी है ये, इनके यहाँ पे जो भी माना जाए कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ रहती होगी वहां,
ठीक है, तो वो इतनी एडवांस है कि उसकी एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा है। तो इसी को कहा गया है डायसन स्फीयर। इस लाइन को पढ़िए एक बार। इमेजिन यू आर एन एस्ट्रोनॉमर लुकिंग डीप इनटू स्पेस इन रिसर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। यू स्पॉट ए स्टार दैट इज एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, ये एमिट कर रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन। You zoom in and see a swarm of solar panels covering the star like a shell, quietly collecting enormous amount of solar energy from the star. इसी को कहते हैं डायसन स्फीयर। ओके, क्योंकि इसके थ्रू अगर हमें कहीं से दिखेगा कि कोई प्लैनेट है जो इस तरह से इंफ्रारेड एमिट कर रहा है, लेकिन किसी अलग ही मैनर में, ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद इस तरह का कुछ है। Dyson also figured that these spheres would emit excess heat from the star as infrared radiation. तो यहां पर ये एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जब एक्सेस होगी कि अब जरूरत नहीं है तब ये इसको रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हम ऑब्जर्व करके ऐसा पता लगा सकते हैं। Which he said astronomers could look for as indirect sign of intelligent life. Of course, not all unusual infrared radiation emission are indicative of Dyson sphere. तो यहाँ पे इन्होंने स्टडी भी किया। दे स्कैन्ड अराउंड 5 मिलियन स्टार्स विद 1000 लाइट ईयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग दिस डेटा दे फाउंड 7 स्टार्स हुज इंफ्रारेड रेडिएशन दे कुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, यही ये कह रहे थे कि कुछ अनयूजुअल सा हमें इंफ्रारेड का एमिशन देखने को मिलता है अगर किसी प्लैनेट से इस तरह का, तो हम ये मान सकते हैं कि इन लोगों ने सोलर पैनल जैसी चीजों से अपने प्लैनेट को पूरा ढका हुआ है और ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। ठीक है, उतनी हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं वो, उसके बाद जो एक्सेस बच जाता है उसको रिलीज कर रहे हैं। तो इसी को इन्होंने डायसन स्फीयर माना था। बस अगर एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा आपसे तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में न्यूज में था, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं इन सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। ठीक है, और डायसन स्फीयर क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा वो प्लैनेट अंदर और ये पूरा सोलर पैनल के एक शेल से कवर है पूरा। फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, पहले यहां से इस आर्टिकल से कुछ फैक्ट्स उठा लीजिए, डेटा, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर विमेन के एम्प्लॉयमेंट में आखिर प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, उसके कुछ 8-10 रीजन देखेंगे। फर्स्ट, पूरा इलेक्शन इस बार दो चीजों पे बेस्ड था, एक तो जॉब्स और दूसरा इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर भी बीजेपी जीत गई। नाउ ए राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम लिटिल मोर देन 2% इन 2000 टू 5.8% इन 2019। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ये कम हुआ फ्रॉम 61% टू 49% 2018। हालांकि बाद में थोड़ा रिकवर हुआ अप टू 55%। इतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ लेबर फोर्स में काम करती है अभी। देयर इज स्टीप एंड स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम 24% टू 36%। ठीक, ओके, तो 22 तक आते आते फीमेल के पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्या रीजन है वो अभी देखेंगे हम। It also increased by around 3.5% from 20% in urban areas. तो अर्बन एरियाज में भी हमें फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज देखने को मिला और रूरल एरियाज में भी। रूरल एरियाज में तो आप समझ सकते हो कि मोस्टली वो मैन माइग्रेट कर जाते हैं, तो जो भी फार्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो वुमेन पर आ जाती है, या कई बार इनकम इतनी कम है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो वुमेन को भी बाहर आके कहीं टेक्सटाइल सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करना पड़ रहा है। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम वही है कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स जो मिल रही है वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि उन्होंने एक छोटी सी किराना शॉप खोल ली, या फिर जो मिल रही है वो इस तरीके की है कि उनको आप वेज या अच्छी जॉब्स तो नहीं कह सकते एटलीस्ट। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया इज लो व्हेन कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 53%। और ये डिक्रीज होता जा रहा है। इट हैज डिक्रीज फ्रॉम 38% 2000 टू 23% 2018। तो ये है हमारे यहाँ फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन टू बी प्रिसाइज। अब ये पुराना डेटा क्यों कोट कर रहे हैं डोंट नो, बट हम एटलीस्ट नए डेटा से चलते हैं कि बाय 2022-23, ठीक है, हमारे यहाँ अभी लेबर विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो है 37%। एटलीस्ट जो ऑफिशियल काउंट है वो तो यही कहते हैं। ठीक है, तो हमें कोट वही करना पड़ेगा, राइट। लेबर फोर्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एज पर 2023 इज 37%। But still, even then, it is lowest in the world। ठीक है, इंडिया से ज्यादा बुरा अगर आपको कोई दिखेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे कुछ अरब कंट्रीज में बस। चलिए रीजन जान लें। फर्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक, ये है विमेन के पार्टिसिपेशन रेट, क्योंकि देखिए फॉर्मलाइज जॉब उतनी ज्यादा है नहीं, हमारी खुद की 95% जो वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। अब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, देयर इज एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी नेट।
ठीक है? इसलिए ये डिस्करेज करता है विमेन को पार्टिसिपेशन से। ठीक है? ना आपको कोई पेंशन का प्रोविजन है, ना आपको कोई इंश्योरेंस का प्रोविजन है, और ना ही आपको कोई बच्चों की एजुकेशन वगैरह का प्रोविजन है, जैसा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। ठीक है, तो ये विमेन को और ज्यादा डिस्करेज कर देता है। नेक्स्ट इज मिसिंग मैन्युफैक्चरिंग। अब पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ मेजोरिटी जो विमेन्स हैं उनका स्किल लेवल या एजुकेशन लेवल उतना हाई तो नहीं होता है। ठीक है, तो वो वर्क वर्क कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इस तरह की चीज में। लेकिन हमारे यहाँ मिसिंग माना जाता है। क्यों? हमने क्या किया, हमने एग्रीकल्चर से सीधे जंप कर गए हम सर्विस सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर में आने के लिए आपको चाहिए अच्छा खासा हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो कि मेजोरिटी ऑफ वुमेन को तो उतना एक्सेसिबल नहीं है। अधिकतर वुमेन को कोर्स किस तरह के कराए जाते हैं स्मॉल टाउन से, बीए कर लो या बीएड कर लो। ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, ये उतना ज्यादा अभी भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि 100% वुमेन को नहीं है, बट मेजोरिटी को नहीं है, वो आप भी जानते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर पे गैप एंड ग्लास सीलिंग। अब देखिए, जेंडर पे गैप तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आदमी कमा रहा है 1 रुपए तो वुमेन कमा रही है 0.70 पैसे। ठीक है, ये जेंडर पे गैप है। हालांकि हमारे यहाँ डीपीएसपी कहता है कि इक्वल पे करना चाहिए, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट इज पिंक जॉब्स। कहीं ना कहीं ये मान लिया गया है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में ही वुमेन्स को जॉब मिलनी चाहिए, या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर ही सेव है। इवन पेरेंट्स भी यही मानते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स कहेंगे हाँ बिल्कुल एनकरेज करेंगे, करो। लेकिन आप कहेंगे पापा सीएपीएफ का पेपर दे लें, तो वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि वहां अपनी लड़की को भेजना सेफ है उनके लिए या नहीं। ठीक है, ड्राइविंग वगैरह की बात की जाए, चाहे हम पिंक ऑटो ऑटो की बात कर लें, पिंक बस की बात कर लें, बट सच्चाई यही है कि ड्राइविंग में वुमेन को उतना प्रेफर नहीं किया जाता। वुमेन के लिए मोस्टली सजेस्ट किए जाते हैं कि आप टीचिंग में चले जाओ, आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ। ठीक है, तो ये जो पिंक जॉब्स का जो एक माइंडसेट है वो भी इसका रीजन है। नेक्स्ट इज कल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट इज की चाइल्ड केयर एंड डोमेस्टिक कोरस, ये आज भी वुमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो और सीरियस इशू है। तो ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, स्पेशली आफ्टर मैरिज जो इशू होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी जॉब वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है। नेक्स्ट इज इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम। अब अर्बन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो कुछ जगहों पे स्पेशली माइंडसेट होता है पेरेंट्स का कि हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। अगर मैं और ज्यादा रूड लैंग्वेज यूज करूं तो आपको जो स्मॉल टाउन्स पे सुनने को मिलता है वो, कि बेटी की कमाई थोड़ी खाएंगे। राइट, उस तरह की चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि हाउस होल्ड इनकम हमारी अच्छी खासी है, तो हमें क्या जरूरत है लड़की को बाहर जॉब भेजने की। ठीक है, रूरल एरियाज में वो तो पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि हमारी बेटियां जॉब थोड़ी करेंगी, हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती। राइट, इस टाइप की बातें। नेक्स्ट इज सेफ्टी कंसर्न। अब अलाउ तो कर दिया है न्यू कोड बेसिस में कि 24/7 इवन नाइट शिफ्ट भी अलाउ कर दी गई है, बट कितनी फैमिलीज या कितनी लड़कियां इसके लिए एग्री होंगी। ठीक है, सेफ्टी कंसर्न तो आज भी है। स्पेशली अभी तो हमारे जो बंगाल के गवर्नर साहब हैं उसी पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार, उन पर भी केस चला है। तो हाई फाई लेवल पर भी सेफ नहीं है, तो फिर स्मॉल लेवल पर तो बात ही क्या करें। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ा लिया। ठीक है, इवन सेकेंडरी एजुकेशन में भी विमेन आज 10th क्लास तक शायद हर लड़की पढ़ी रही होगी आज। ठीक है, देश में। लेकिन दिक्कत ये है कि अब आपने उनको एजुकेट तो कर दिया, लेकिन उतने क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लड़कियां पढ़ लिख के कंस्ट्रक्शन सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर में काम करेंगी, नहीं करेंगी। राइट, तो आपने एजुकेट किया है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी आप ही का काम है। लीगली सैंक्शन रेस्ट्रिक्शंस, लाइक जैसे लेबर कोर्स में भी लिख दिया गया है कि हजार्डस मशीनरी पे विमेन ऑपरेट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्टोन कटिंग मशीन होती है, ठीक है, या बॉयलर्स होते हैं, उनमें काम नहीं करेगी। उसी तरीके से एग्रीकल्चर का जैसे जैसे मैकेनाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर का, तो विमेन के लिए फार्मिंग भी दिक्कत होती जा रही है। ठीक है, पहले हाथ से काटते थे वो दातरी लेकर फसल को, तो विमेन लेबर्स प्रेफर की जाती थी। आज हार्वेस्टर आ गए हैं, हार्वेस्टर ऑपरेट करने के लिए मेल को ही प्रेफर किया जाता है, विमेन को नहीं। तो ये कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अपने आप लग गई हैं विमेन पर। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल वैक्यूम। अब अगर हम आज की लोकसभा में देखें विमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, 14.4% विमेन है सिर्फ। राइट, जबकि हमें जरूरत क्या है कि इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की, ताकि पॉलिसीज में हमें एक जेंडर बायसनेस देखने को ना मिले। गवर्नमेंट की स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको ये स्टेप्स अभी तक दिमाग में खुद से नहीं आती है ना, तो बहुत थोड़ा पढ़ाई में मेहनत करने की जरूरत है। फर्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट। हमने इसको क्या किया, हमने 26 वीक्स कर दिया इसको। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन भी दे दिया वुमेन को। बट ऑब्वियसली ये म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में अगर वो अलाउ करता है तो। उसके बाद हमने क्रैच फैसिलिटी बढ़ा दी, ताकि अगर बच्चे हैं आपके छोटे तो वो उनको वहां पे रखा जाए। और जो जितनी भी फैक्ट्रीज है जहां पर 50 या उससे ज्यादा वुमेन जॉब कर रही हैं, वहां पे क्रैच फैसिलिटी देना जरूरी है, और दिन में एटलीस्ट 4 विजिट बच्चे के पास मदर को अलाउ की जाएंगी। आंगनबाड़ी सेंटर स्टैब्लिश किए हमने, ठीक है, जो कि मैटरनल एज वेल एज चाइल्ड न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं।
ठीक है, बच्चों को अगेन मदर वहां पे छोड़ के अपने वर्क पर जा सकती हैं। नेक्स्ट इज हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, जहां पे हमने विमेन को कहा कि आपको 6,000 रुपीज कैश ट्रांसफर किया जाएगा, राइट, ताकि ये प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर दोनों को दिया जाता है 6 मंथ्स तक, ताकि उनको जल्दबाजी ना करनी पड़े कि चलिए मुझे काम करना है अपना घर चलाने के लिए, अभी आप रेस्ट कर सकती हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं इसके। स्टैंड अप इंडिया लेकर आए हम लोग, जिसमें हमने फोकस किया था SC ST विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर। हमने कहा था कि आपको एंटरप्राइज ओपन किए जाए मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्री अलाइड सेक्टर्स में, और आपको यहाँ पे बैंक लोन देता है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। ठीक है, तो हमने विमेन पार्टिसिपेशन के लिए ये भी कर लिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस के लिए एक कानून बना दिया गया ताकि आपको सेफ फील हो, राइट। तो ये सारी बातें इसके लिए आ जाती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ से हमने कवर कर लिया। बाकी आप ये देख सकते हैं कि लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन रेट की बात करें हम, तो ऑब्वियसली मेल का तो ऊपर ही रहेगा, रूरल मेल एंड अर्बन मेल ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, बट रूरल फीमेल की बात करें तो ये हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो उतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती है, घर की फैमिली इनकम भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो उनको जॉब करने जाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ काम। अर्बन फीमेल की बात करें तो इसमें थोड़ा सा लो ही है, क्योंकि फैमिली इनकम भी अच्छी है, हायर एजुकेशन भी है, तो अगर फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिलती है तो करेंगे, नहीं मिल रही है तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अब हमने इसमें एक पॉइंट पिछले बार पढ़ा था कि आपने जो इनकी जैसे व्हील चेयर वगैरह या ब्रेल है, उन पे आपने क्या लगाया? GST। सो इट्स लाइक कि मैं जितने किलोमीटर अपनी व्हील चेयर पे चल भी रहा हूं, तो मैं उस पर क्या कर रहा हूँ? एक तरह का टैक्स पे कर रहा हूँ। जबकि जो हेल्दी आदमी जो अपने पैरों से चल रहा है, उसको तो कोई टैक्स नहीं पे करना। तो ये तो एक तरीके से हमने इनके साथ एक पनिशमेंट लगा दी है कि आप डिसेबल हो ना, तो चलो आपको ये एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जो आर्टिकल हमने पिछला डिस्कस किया था। दूसरा दूसरा यहाँ पे बात की गई थी कि हम लोग अपनी जो जितनी पब्लिक स्पेस है, बिल्डिंग्स है, बसेस हैं, इनको डिसेबल फ्रेंडली बनाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन, ये लिखा था हमने राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में। तो रीजनेबल एकोमोडेशन किसकी बात होती है? यहाँ पे रेंज फ्रॉम बिल्डिंग रैम्प्स और प्रोवाइडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज टू रिस्ट्रक्चरिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड मॉडिफाइंग वर्कप्लेस पॉलिसीज। However, public and private institutions are exempted from implementing these RAs if they can prove that such an exercise would cause them disproportionate or undue burden. अब यहाँ पे आपने प्राइवेट और पब्लिक दोनों एंटरप्राइजेस को एग्जेम्पशन दे दिया कि अगर आप पे अनड्यू बर्डन पड़ता है, एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, तो आप इसको इंप्लीमेंट मत कीजिए। तो कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी होगी जो कहेगी कि हम पे नहीं पड़ रहा है, हम इंप्लीमेंट कर देंगे? वो तो फिर सभी एक्सक्यूज बनाएंगे। तो पहली गलती तो यही हो गई आपसे एक्ट में। सेकेंड, हमें करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं अच्छे, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट, sensitizing the institution about the fact that a majority of requested RAs can be procured at inexpensive prices। ठीक है, उनको ये बताइए कि इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जितना आप लोग शो कर रहे हैं। सेकेंड इज गिविंग देम टारगेटेड इंसेंटिव टू सच इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग RAs। अगर आप अपनी स्पेस और अपने कैंपस को फ्रेंडली बनाते हो, डिसेबल फ्रेंडली, तो आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे उसके। थर्ड, by sharing the cost of RAs with those remaining institutions that demonstrate actual hardship in providing due to a true shortfall in their resources। अगर genuinely ऐसी कोई कंपनी, स्कूल, कॉलेजेस हैं जो चाहते हैं प्रोवाइड करना, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो सरकार उनको कुछ इंसेंटिव्स दे सकती है या शेयर कर सकती है कॉस्ट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इन्होंने अच्छे लिखे हैं, तो हमने उनको इंक्लूड कर लिया। सेक्शन 86 ऑफ द एक्ट, ये जो एक्ट आया था, वो बात करता है क्रिएशन ऑफ नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। बट जैसे कि सरकार के साथ हर फंड के लेकर बीमारी है, सरकार पैसा उसमें आता है, बट अल्टीमेटली क्या करती है? उसको स्पेंड नहीं करती, यूज नहीं करती, वो पैसा पड़ा रहता है। इसमें जो रूल था, अंडर जो रूल बनाए गए इस एक्ट में, बाय मैंडेटिंग दैट द कॉर्पस शुड बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट। तो आप दीजिए फिर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कि आप फैसिलिटीज बनाइए डिसेबल्स के लिए, हम आपको फंड दे रहे हैं इसमें से। Despite this provision, the corpus of national fund still remains underutilized. This is the problem with this government. Further, its scope remains severely restricted and its coverage remains capped at dismally low amount. Right? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें यहाँ पे मिल गए अपने काम के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हम इस एक्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज की कि इन्होंने जो डिसेबिलिटी, पहली बात तो ये एक्ट आया 2016 में, ऐसा नहीं कि पहले कोई एक्ट नहीं था, पहले भी एक एक्ट था 1995 का, उसको रिप्लेस करने के लिए 2016 में हम न्यू एक्ट लेकर आए। फर्स्ट इज कि जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जितनी रिकॉग्नाइज की गई थी, पहले 7 थी, उसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया। न्यू टाइप की डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई, जैसे लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, सेरिब्रल प्लासी। ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम को भी यूज किया गया, एसिड अटैक विक्टिम्स को। ओके, ब्लाइंडनेस, डेफ, ऑटिज्म, पार्किंसन डिजीज, हेमोफीलिया,
थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये सारे इंक्लूड किए गए। तो ये जो डोमेन बढ़ाया गया इसका, ये एक अच्छा स्टेप था। नेक्स्ट बेंचमार्क लगा दिया गया कि एटलीस्ट 40% जिसको इम्पेयरमेंट्स होंगी उनको हम लोग डिसेबल मानेंगे। नेक्स्ट इज 4 से 5% रिजर्वेशन दिया गया। ओके, 4% रिजर्वेशन दिया गया इन केस ऑफ जॉब्स एंड 5% रिजर्वेशन दिया गया इन केस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाया जाएगा, इसकी बात की थी इन्होंने, बट ये जो आर्टिकल आया इसी पर बेस्ड है कि बनाया नहीं गया है। तो उसके लिए उन्होंने 3 सजेशन दिए, वो 3 सजेशन आप खुद से यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक सुगम्य भारत योजना भी चलाई गई थी अपने पब्लिक स्पेस को एक्सेसिबल डिसेबल फ्रेंडली बनाने की, बट नहीं चला वो भी इतना अच्छे से। गार्जियनशिप को लेकर डीएम को पावर दे दी गई थी कि ऐसे में डीएम या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेंगे कि किसको गार्जियनशिप दी जा सकती है किसी डिसेबल पर्सन की। नेक्स्ट इज सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर एडवाइजरी बोर्ड बनाए जाएंगे पॉलिसी मेकिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल पर फंड बनाया जाएगा, बट अगेन द प्रॉब्लम इज अंडर यूटिलाइज। नेक्स्ट, अगर आप वायलेट करते हैं तो पेनल्टीज लगाई जाएगी, बट ये इंस्टीट्यूशंस क्या शो कर रहे हैं कि जो एग्जामेशन हमें दिया गया कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है तो आप मत बनाइएगा। ठीक है, बट उस वजह से ये गलत हो रहा है। दूसरी बात, रिजर्वेशन की अगर बात करें तो अभी यूपीएससी में ही हमने देख लिया, और वो आपको कोट भी करनी चाहिए कि सिर्फ यूपीएससी में अगर ये हाल है तो फिर आप सोच लीजिए कि बैंकिंग और स्टेट लेवल हो, इन पे तो क्या ही होगा। ठीक है, कि पीडब्ल्यूडी के लिए जो रिजर्व्ड है जॉब, ये फेक सर्टिफिकेट बनवाकर इनका हक मारा जा रहा है, फेक सर्टिफिकेट इश्यूज। ठीक है, इस वजह से इनका रिजर्वेशन सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, बाकी इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं वो इवेल्युएशन हम लोग कभी करेंगे, या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में या फिर मेंस 450+ में। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इस एक्ट के फीचर जान लिए क्योंकि काफी दिन से रिपीट हो रहा था। बाकी इसमें आप वो वाला पॉइंट भी ऐड करेंगे जो हमने 2-4 दिन पहले देखा था। ठीक है, कि ये जो जीएसटी लगाई जा रही है इनके इक्विपमेंट्स पे, इट इज लाइक पनिशिंग दीज डिसेबल्ड पीपल फॉर बीइंग डिसेबल। ठीक है, आगे चलें। इंडिया की बात की जा रही है कि हम क्वाड के भी मेंबर है, ब्रिक्स के भी मेंबर है, लेकिन सच बात देखें तो चाइना और रशिया, ठीक है, ये एक अलग ही एंगल इमर्ज हो रहा है, और यूएसए प्लस यूरोप एक अलग ही एंगल इमर्ज हो रहा है। सिर्फ एक इंडिया है जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में न्यूट्रल दिखाई देता है, जो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को मेंटेन किए हुए है, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल है। यूएनएससी इज पैरालाइज एंड इट्स रिफॉर्म नो वेयर इन साइड, क्योंकि जो यूएसए और ब्रिटेन फ्रांस को पसंद होता है उसको वीटो कर देते हैं चाइना रशिया, लाइक ईरान इशू, और चाइना रशिया को जो पसंद होता है उसको वीटो कर देते हैं बाकी के थ्रू। तो ये पैरालाइज हो चुका है बिल्कुल, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म कहीं नहीं है इसमें। इंटरनेशनल लॉ इज वायलेटेड, इंप्यूनिटी बोथ इन यूक्रेन वॉर एंड इन द असॉल्ट ऑफ Gaza by Israel, and axis of Russia, China, North Korea, and Iran is gaining traction, and Chinese influence is growing not just in Indo-Pacific but elsewhere too. ASEAN countries are getting increasingly vulnerable with South China Sea remained flashpoint, ये सब हम देख चुके हैं पहले। India has enthusiastically embraced Quad and its strategic objective, लेकिन क्वाड में जो यूएस वगैरह का फोकस था ना वो पूरा था कि चाइना को कंटेन करना है। हमने क्वाड को एक अलग नजरिए से देखा कि चाइना को कंटेन करने के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि हमें आपस में टेक्नोलॉजी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, वाइल क्वाड हैज ऑलवेज हैव ए जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव vis-a-vis China, India's vision goes beyond this narrow thrust to much broader redrawing of the security and techno-economic architecture of Indo-Pacific. With Quad now working on reorientation of global supply chain of critical technologies and on range of areas of direct strategic relevance to the region like digital, telecom, health, power, semiconductor, it has underlined that development too has a security perspective which cannot be ignored. आकुश बना यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके का, तो यहाँ पे इनका पूरा फोकस रहा मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने का, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का। न्यूक्लियर सबमरीन भी दी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, विद न्यूक्लियर सबमरीन हैज पुट सिक्योरिटाइजेशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन and deterrence of China at the center. Quad is not Asian NATO and India is not a treaty ally unlike other three. तो ये इंडिया बार बार एम्फेसाइज करता रहता है कि क्वाड को आप एशियन नाटो मत समझिए, और हमारे इंटरेस्ट क्वाड में स्ट्रेटेजिक के अलावा और भी ज्यादा है। ठीक है, डेवलपमेंटल इंटरेस्ट भी है हमारे। India's independent policy of close relation with Russia and calling for a diplomatic solution to Ukraine war, both of which are frowned upon by the West, do not distract India from strengthening the Quad. हम रशिया को भले ही सब क्रिटिसाइज करने से बच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उस क्वाड से कोई अपना फोकस हटा लिया है। ठीक है, क्वाड हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ब्रिक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट वाज फाउंडेड टू रिफॉर्म द मल्टीलेटरल सिस्टम एंड प्रपोज फॉर फर्स्ट टाइम हिज विजन ऑफ रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। While BRICS initiatives such as New Development Bank, ठीक है, जिसे ब्रिक्स बैंक कहते हैं, एंड कंटिजेंसी रिजर्व $100 बिलियन की अरेंजमेंट यहाँ की गई थी।
have been pioneering the attempt by China to use BRICS to grandstand and push its worldview on global south, and now to push back the West has made India wary of BRICS a high profile। ठीक है, क्योंकि इंडिया फेवर में था नहीं एक्सपेंशन के, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा इसके बाद। ठीक है, बट अल्टीमेटली हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि देखिए अब ब्राजील में भी सरकार बदल गई, वो भी प्रो चाइना वाली आ गई, साउथ अफ्रीका भी थोड़ा चाइना की तरफ टिल्ट रखता है, तो फिर हम खुद अपने आप को ब्रिक्स में थोड़ा आइसोलेटेड फील करेंगे। क्योंकि चाइना ब्रिक्स अब जब आया था तब उसका मोटिव था कि हमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन हैं जो वर्ल्ड बैंक, IMF, इनको रिफॉर्म करना है। ठीक है, इनके अगेंस्ट एक नया बैंक खड़ा करना है, या इनको मजबूर करना है कि आप रिफॉर्म कीजिए, नहीं तो फिर ऑल्टरनेटिव तैयार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे पलट गया और चाइना अब यहाँ पे अपना एजेंडा जो है, अपना जो व्यू है वर्ल्ड को लेकर, उसको पुश करने की कोशिश करता रहता है। तो वो फिर क्वाड वर्सेस ब्रिक जैसी सिचुएशन दिखती है वर्ल्ड ओवर। इंडिया हैज कॉन्सिक्वेंटली बीन रिलक्टेंट टू एक्सपैंड ब्रिक्स। द चेंज ऑफ गार्ड इन ब्राजील लीव्स इंडिया एज द लोन मेंबर टू पुश बैक चाइना। India cannot afford to ambivalent about BRICS anymore. With India being the only country common to both Quad and BRICS, the country cannot afford to downplay one or the other। ठीक है, हमें हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ये सब बांग्लादेश का इशू हमारे काम का नहीं है। टर्की रेडी टू बिल्ड साइप्रस। अब साइप्रस आपको पता है कि ये हाफ हाफ डिवाइड बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। ठीक है, और इसने कहा है टर्की रेडी टू बिल्ड साइप्रस नेवल बेस इफ नेसेसरी। तो ये इस तरह की बातें ना, ये थ्रेट है वर्ल्ड के लिए अच्छा खासा कि ये सब बढ़ता जा रहा है। रशिया सेज इट इंटरसेप्टेड US बॉम्बर प्लेन ओवर द आर्कटिक अगेन। ठीक है, अगेन देखिए ये जो यूक्रेन वॉर है ना, इसने कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बना दी कि बस दुनिया के सारे देश इस तरफ पीछे चले आने धीरे धीरे। अरे ऑलरेडी एक रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, दूसरी उधर गाजा में वॉर चल रही है इसराइल की, अब तीसरी वॉर कहाँ और किसके बीच शुरू होती है वो देखना होगा। बट ये ऐसे तो जुड़ते चले जाएंगे सब एक दूसरे से। और अगर आप देखेंगे तो 1914 की जो वर्ल्ड वॉर थी वो ऐसे ही शुरू हुई थी, एक कंट्री फिर दूसरी, और फिर एक दूसरे को बैक करने में, सपोर्ट करने में कैंप बनते चले गए, डिवीजन होता गया, ग्रुप्स बन गए, और फिर वो पूरी वर्ल्ड वॉर फैल गई थी। चाइना फिलीपींस रीच डील इन एफर्ट टू स्टॉप क्लैश एट द शोल। अब पहले तो वो शोल देख लेते हैं आखिर कहाँ इशू चल रहा है। यहाँ चल रहा है स्कैरबोरो शोल। ठीक है, अब देखिए ये जो आप डैश लाइन देख रहे हैं ना पर्पल में, ये है चाइना की 9 डैश लाइन। वो कहता है कि ये मेरे हिस्टोरिकल वाटर्स हैं। अगर हिस्टोरिकली जाएंगे हम तो फिर तिब्बत भी इंडिया का हो जाएगा, क्योंकि जोरावर सिंह ने उसको जीता था राइट, सिख एम्पायर में 1942 में। और ये जो येलो लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये है फिलीपींस का EEZ। और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पूरा UN क्लॉज। ठीक है, तो EZ जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो पूरा फिलीपींस का होना चाहिए। लेकिन चाइना कहता है मैं तो 9 डैश लाइन को मानता हूं, मैं नहीं मानूंगा UN क्लॉज को। तो ये इनके बीच में क्लैश होते रहते हैं। अब क्योंकि चाइना को दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रंप का आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, और वो आ गया तो उसके बाद वो तो नॉर्म्स को और भी ज्यादा नहीं मानता। ठीक है, वो तो हमेशा तैयार रहता है इस चीज के लिए, आ जाओ लड़ाई करते हैं। राइट, तो ये उसी का इम्पैक्ट है कि यहाँ पे चाइना ने जल्दी से ये डील साइन की है इसके साथ, क्योंकि बाद में फिर फिलीपींस और एडमेंट हो जाएगा कि अब तो हमारे पास USA की पूरी 100% बैकिंग है, अब हमें क्या डर। China and Philippines reach a deal, they will end confrontation and most fiercely disputed shoal in the South China Sea, that is Carbaloc Shoal. The Philippines occupies second Thomas Shoal, but China also claims it, and increasingly hostile clashes at its sea have sparked fears of larger conflict that could involve United States. Aim to establish a mutually acceptable arrangement at the shoal without considering either side territorial claim and the need to de-escalate the situation in the South China Sea and manage differences through dialogue and consultation. Taiwan must protect its sovereignty, know its history. अब ताइवान का केस समझने के लिए हमें चाइनीज रेवोल्यूशन समझना होगा। ठीक, अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि आज जो मेनलैंड चाइना है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी रूल करती थी KMT नाम की। ठीक है, चियांग काई शेक की। फिर कम्युनिस्ट लोगों का रेवोल्यूशन शुरू हुआ अंडर माओ, और उन्होंने पूरे चाइना को कैप्चर करते करते बीजिंग तक कैप्चर कर लिया। और ये जो KMT पार्टी थी ये प्रो डेमोक्रेसी वाली पार्टी थी, डेमोक्रेटिक था। ठीक है, कम्युनिस्ट ने टेक ओवर कर लिया और डेमोक्रेटिक भाग के ताइवान आ गए, और ये ताइवान आज का ताइवान है। ठीक है, जहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है। बट चाइना मानता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी आ गई, उसने अलग सिस्टम चला लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि इसको अलग देश मान लेंगे। वो यही मानता है कि वन चाइना पॉलिसी है, और यहाँ पे ताइवान जो है वो उसकी कोई इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है, और कोई भी वर्ल्ड की कंट्री इसके साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं रखती है ताइवान के साथ, चाइना की वजह से। चाइना का ये मानना है कि वी आर द रियल चाइना, ताइवान जैसा कुछ एक्सिस्ट नहीं करता। ओके, तो वो चाइनीज रेवोल्यूशन कभी पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में जब टाइम मिलेगा, अभी नहीं।
फिर बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं, वहां पे एक दो काम की न्यूज होंगी तो। ओके, आगे चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल तो है यहाँ पर जो गवर्नर का है। ठीक है, ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिफॉर्म दिए थे एक टाइम पर कि अगर एग्रीकल्चर में स्टेट गवर्नमेंट ये रिफॉर्म करती है तो उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। ठीक है, अब उस टाइम तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, पर गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग 50,000 करोड़ स्कीम टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म। Centre is considering a new scheme with outlay of 50,000 crore to incentivize states to adopt agriculture reforms. It will allow states to avail central funding. आपको central funding तभी मिलेगी जब आप ये particular reform implement कर दोगे. Avail central funding to implement farm sector reforms related to agriculture marketing, contract farming and land leasing. इन तीन चीजों पे फोकस कीजिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स करने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिफॉर्म करने, लैंड लीजिंग में रिफॉर्म करने। अगर ये तीन रिफॉर्म करता है स्टेट गवर्नमेंट तो उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे और सेंटर से फंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, passing of the long pending seeds bill रेजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर टू 5% ऑफ जीबीए। तो ये दो आप सजेशन लिख सकते हैं कि हमें ये दो चीजें करनी है, सीड्स बिल को पास करें जल्दी से, और दूसरा कि एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा के एटलीस्ट 5% की जाए और ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होंगे। उस टाइम जो 15 फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था तब उसने ये कहा था कि इफ दे यानी कि स्टेट इनैक्ट एंड इंप्लीमेंट ऑल फीचर्स ऑफ मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग एक्ट, जो कि 2017 में इशू किया गया था, एक मॉडल एक्ट। सेकंड इज मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट ऑफ 2018 एंड मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016। अगर ये तीन एक्ट स्टेट इंप्लीमेंट करता है और रिफॉर्म करता है अपने यहाँ पर तो उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे, बट उस टाइम ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो अब सेंटर रिकंसिडर कर रहा है इसको दोबारा करने के लिए। Necessary to liberalize agriculture market, provide seamless trading, promote competition and catalyze organized investment from private sector for better growth in agriculture sector. तो अब ये स्कीम आएगी जब हम उसको स्टडी करेंगे डिटेल में, बट मेजरली फोकस कहाँ है, लैंड लीज रिफॉर्म करने हैं, सस्टेनेबल एफिशिएंट वाटर यूज इन एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये सारे पॉइंट जब स्कीम आ जाएगी तब डिस्कस करेंगे, बट इस तरह की चीजें अच्छी है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाएं। तो दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट न्यूज जो हमारे काम की है। और सेकंड इज यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च में जो फंडिंग देती है वो बहुत कम है, हमें इसको बढ़ाने की जरूरत है। अब देखिए, हम लोग बासमती राइस बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अराउंड $5.8 बिलियन का, एंड मोर देन 90% ऑफ दैट कंप्राइज वैरायटीज सच एज पूसा बासमती 1121 एंड 1509, और जो कि किसने रिसर्च करके बनाया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी कि एक चीज तो दिखी हमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से फायदा होता है। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा और हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़े, तो ये आप एज अ एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम बढ़ाएंगे तो ये फायदे हमें देखने को मिलते हैं। नाउ, और इसी वैरायटी को आज ऑलमोस्ट हमारी इंडिया की 1/3, ठीक है, दैट इज 30 मिलियन हेक्टेयर में प्रोड्यूस किया जाता है अंडर वीट। ठीक है, वीट की भी एक वैरायटी जो बनाई थी IARI ने, उसी को प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज्यादा। तो ये इंस्टीट्यूशन, ठीक है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका बजट देखिए सिर्फ 710 करोड़ है। जो इतनी अच्छी रिसर्च कर रहा है वीट में, बासमती राइस में, उसके लिए हमने बजट कितना रखा है, सिर्फ 710 करोड़। अब ये देखिए 710 में से 540 करोड़ तो सैलरी पेंशन में चला जाता है एंड 98 करोड़ अदर एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो फिर मनी बचा कहाँ रिसर्च और ब्रीडिंग या अच्छे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मनी बचा ही नहीं हमारे पास। ऑलमोस्ट 640 करोड़ तो चला गया, कितना बचा, हार्डली 70 करोड़। 70 करोड़ में तो नए इक्विपमेंट भी नहीं खरीद पाएंगे रिसर्च के लिए, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रोबोटिक DNA सीक्वेंस एनालाइजर, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रम इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बहुत महंगे आते हैं, तो फिर हमारे पास फंड बचा ही नहीं कुछ, तो रिसर्च कैसे होगी जब तक हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होंगे। और ये भी एक रीजन है कि काफी सारे जो हमारे साइंटिस्ट या रिसर्चर हैं वो फॉरेन मूव कर जाते हैं, क्योंकि वो कुछ नया रिसर्च करने के लिए उतनी फंडिंग या उतने इक्विपमेंट यहाँ मिलते ही नहीं है हमें, ना ही टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हो आप इतने कम से। लेटरल रिक्रूटमेंट जो हम करने की बात करते हैं ताकि स्पेशलिस्ट ला सकें, जो जीनोम एडिटिंग में स्पेशलिस्ट हो, ब्लॉकचेन में स्पेशलिस्ट हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्ट हो, ताकि एग्रीकल्चर रिसर्च में उनका यूज किया जा सके, तो इसके लिए फंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा फोकस इसी पर है। पब्लिक फार्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम इज इन डायर नीड ऑफ रिजुविनेशन। देयर इज डेफिनेटली ए केस फॉर वन टाइम फंड दे दीजिए, या तो 5,000 करोड़ का ओवर एंड अबव ICAR को जो दिए जाते हैं हर साल 10,000 एनुअल बजट। ये ICAR के अंडर में बहुत सारी लेबोरेटरी इंस्टीट्यूशन आती हैं, वो 10,000 करोड़ उसमें बांट देता है।
बट IARI को आते हैं सिर्फ 740 करोड़। टू हेल्प रिवैम्प द dilapidated buildings, create modern research infrastructure, etc. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म भी करने की जरूरत है। आईसीआर हैज टू मैनी इंस्टीट्यूशन फोकसिंग ऑन सिंगल क्रॉप, जैसे सोयाबीन कॉटन पे, ठीक है, एंड इवन एनिमल्स, कैमल पे, याग एटसेट्रा पे। What require is cropping system based research approach tailored to varied agroclimatic zone, and perhaps more IARI bringing together specialists across multiple disciplines, and all these institutions should also have autonomy on hiring the best and raising resources। ठीक है, इसमें काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, इसको मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी कवर कराऊंगा ताकि हम इसमें और एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड कर सकें अपनी तरफ से। नाउ इट इज अबाउट मोर आउटपुट फ्रॉम लेस न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड लेबर। हमें इनपुट कॉस्ट कम करनी है, तो हमें फर्टिलाइजर, वाटर, लेबर, इनका यूसेज कम करके ज्यादा आउटपुट करेंगे, तब जाके वो हो पाएगा। देयर इज लैक ऑफ इनेबलिंग एनवायरमेंट दैट इज ऑलरेडी शोइंग इन इंडिया फॉलिंग कॉटन एंड स्टैग्नेंट ऑयल सीड प्रोडक्शन। ठीक है, ये दिखाता है कि हमारे रिसर्च कुछ नया इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे पेटेंट्स के टर्म में बात की गई है, तो पेटेंट एप्लीकेशन देखिए और पेटेंट्स अप्रूवल देखिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन वाइज ऑलमोस्ट बराबर ही है। फॉरेनर्स कितनी, फॉरेन जो कंपनीज है वो भी हमारे यहाँ पेटेंट के लिए अप्लाई करती हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो उनको जो एप्लीकेशन आती है 47% आती है फॉरेन एप्लीकेंट्स, और बाकी 53 आती है इंडियन एप्लीकेंट्स। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब क्वालिटी अच्छी होगी तभी अप्रूव होगा। अप्रूवल में हम देखें तो फॉरेनर पेटेंट्स की जो एप्लीकेशन आती है उसमें 72% अप्रूव हो जाती है। ठीक है, जबकि इंडियंस की उतनी अप्रूव हो नहीं पाती। सी आउट ऑफ 43,000 जस्ट 9,000 अप्रूव हुई, इनकी आउट ऑफ 39,000 24,000 अप्रूव हुई। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि हमारे यहाँ क्वालिटी में थोड़ा सा इशू है। एक तो पेटेंट से प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पेटेंट एग्जामिनर्स की जो मैन पावर है वही बहुत कम है। ठीक है, मैन पावर ये बहुत कम है हमारे यहाँ। तो आज अप्लाई कीजिए, पेटेंट फाइल कीजिए और 4-5 साल बाद जाकर आपको अप्रूवल ग्रांट होता है। राइट, ये हाल है। तो दिस इज वन रीजन। ठीक है, बाकी इसको भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में और अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, बाकी चीजें तो हमने द हिंदू में तो आज डिटेल में की है ऑलरेडी। ओके, द लोअर नंबर ऑफ पेटेंट एग्जामिनर इन द कंट्री, इंडिया स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी ऑल नो, हम लोग बार बार इसकी बात करते रहते हैं, 0.7% है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अपने जीडीपी का 0.7 इन्वेस्ट करते हैं हम। यूविन प्लेटफॉर्म हमने डिटेल में देख लिया था प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में। ठीक है, जो बच्चों के लिए एक आईडी बनाई जाएगी, वहां पे हमने कवर कर लिया, तो काफी अच्छे स्टेप है वो, बहुत अच्छा स्टेप है इनफैक्ट। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन, एक तरह का हेल्थ कार्ड बनेगा। एसएमएस जाएगा पेरेंट्स के पास कि इसकी दवाई का टाइम हो गया है, एसएमएस जाएगा आशा वर्कर के पास कि इस घर में इस बच्चे की दवाई का टाइम हो गया है, ताकि हम लोग 100% कवरेज अचीव कर सकें। ठीक है, वो यूविन का काम है। ठीक है, और यही सब कोट करना होता है आपको जब बात आती है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो अब वो जिनोम एडिटिंग और उन सब में चले जाओगे, बाकी आपको वो इनहेरिटेड डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं, एड्स को भी क्योर कर लिया ऑलमोस्ट अब तो। ठीक है, वो ठीक है, वो पॉइंट्स तो लिखने ही है, बट इस तरह के पॉइंट्स भी तो लिखिए जिसने इनके कवरेज को इजी बनाने में बात की है। हमने कोविड प्लेटफॉर्म के टाइम पे बात की थी। ठीक है, हमने एक और प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम दवाइयों का ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो भी हमने बात की थी पिछले सेक्शन में। अब यूबिन बनाया है, ये दिखाना है आपको कि कैसे हम अपनी सोशल प्रॉब्लम्स में टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। गवर्नर्स इम्यूनिटी को लेकर ये आर्टिकल है, अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर पे जो एलिगेशन लगे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। आर्टिकल 361 शील्ड्स द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड बार्स एनी जुडिशियल स्क्रूटिनी। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकता। बट द डिफरेंस इज नाउ, आपको ट्रंप का केस याद है? ट्रंप का केस था कुछ, ठीक है, तो वहां पर यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि आपने जो आपका ऑफिशियल वर्क किया है उसके लिए आपको इम्यूनिटी मिल सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ नॉन ऑफिशियल में या पर्सनल लेवल पे कुछ गलत काम किया है तो फिर किस बात की इम्यूनिटी। ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा अब हमारे यहाँ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ये जो किया ये कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में तो किया नहीं है, कि कोई ऑफिशियल ड्यूटी तो थी नहीं है। ठीक है, अगर ये एलिगेशन सच है तो फिर पुलिस को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। Petition moved by contractual women employee of West Bengal Raj Bhavan. She alleged sexual harassment by Governor CV आनंद बोस, क्योंकि उसने कहा है कि इन्होंने मुझे परमानेंट करने के नाम पे, अभी कॉन्ट्रेक्चुअल थी ना, परमानेंट करने के नाम पर मेरे साथ हैरेसमेंट किया है। आर्टिकल 361 इसका क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, इन तीन चीजों को समझना जरूरी है। President or governor of a state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of power and duties of his office or act done or purporting to be done by him in exercise and performance of those power and duties unless it is by parliament for impeachment for office। सिर्फ पार्लियामेंट एक्शन ले सकता है, वो भी इम्पीचमेंट के थ्रू। ठीक है, अदरवाइज आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। प्रोविजन फर्दर सेज नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड, यानी कि इस लेडी के केस में आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगा सकते सेक्सुअल हैरेसमेंट की, एंड नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट। तो यहां पर जो क्लॉज
क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 है उस पर फोकस कीजिए, दो वर्ड्स पे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट। यानी कि अब कोर्ट को ये कंसिडर करना है क्या एक एफआईआर भी रजिस्टर नहीं की जा सकती इनके अगेंस्ट, या कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि ये दो आर्टिकल जो हैं इनके क्लॉज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ये प्रोटेक्ट कर रहा है, और दूसरा प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, प्रोसेस यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहना है कि देयर इज दिस इज क्लियर वायलेशन ऑफ राइट्स एंड इंपैक्ट द एविडेंस इन दिस केस। अगर गवर्नर साहब बैठे रहेंगे और कोई अभी ये नहीं हटेंगे कई साल, तो फिर एविडेंस क्या मिलेगा पुलिस को इस केस में? क्योंकि ये बेस्ड किस पर है, ये इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बेस्ड है क्योंकि वहां प्रेसिडेंट नहीं होता यूके में, वहां होता है किंग, और वो लोग मानते हैं कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो यही प्रोविजन हमने भी अपना लिया अपने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, पुराने केसेस अगर आप देखेंगे तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नर हुआ करते थे कल्याण सिंह, उनको कहा था कि ही इज एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स गवर्नर ऑफ राजस्थान। ठीक है, उस टाइम इनको माना गया था कि इनका कुछ रोल था दंगे फसाद में। कोर्ट ऑफ सेशन विल फ्रेम चार्ज एंड मूव अगेंस्ट हिम एज सून एज ही सीज टू बी गवर्नर। जब तक गवर्नर कुर्सी बैठे हैं तब तक उनके अगेंस्ट कोई चार्जेस नहीं लग सकते। और यही केस मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, राम नरेश यादव, ये हमारे एमपी के गवर्नर थे, इनके बेटे का और इनका दोनों का नाम था कि इन्होंने मेडिकल सीट्स बेची हैं बच्चे की, और बाद में इनके बेटे ने तो सुसाइड भी कर लिया था। राइट, देखिए इनके अगेंस्ट भी कोर्ट ने कोई एलिगेशन वो नहीं लिए थे। यहाँ पे भी कोर्ट ने कहा था गवर्नर एंजॉय कंप्लीट इम्यूनिटी। कई बच्चे डेस्परेशन में सुसाइड कर लेते हैं फेल होकर, एंड ये आदमी सीट बेच के बच्चों की पूरा प्रूफ होने के बावजूद बच जाते हैं कि हमारे पास तो इम्यूनिटी है। तो ऐसे टाइम पे सेंटर का काम था कि इनको डिसमिस किया जाए और उनके खिलाफ फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जाए, बट सेंटर ने भी नहीं किया। Governor enjoys complete immunity when exercising their power under Article 361(1), and this immunity does not, however, take away the power of the court to examine the validity of the action, including grounds of malefied। ठीक है, तो यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोर्ट को तो एटलीस्ट नहीं रोकता है कि हम तो एग्जामिन कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ सुप्रीम वेस्ट बंगाल के गवर्नर का भी जो केस है उसमें एग्जामिन करेगा सुप्रीम कोर्ट ये सब। ठीक, ट्रम्प का केस आपको याद होगा, उन्होंने कहा था एब्सोल्यूट इम्यूनिटी तो है, ठीक है, लेकिन नॉट फॉर अनऑफिशियल एक्ट्स, ओनली फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। ओके, तो जब सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई जजमेंट देगा हम डिस्कस करेंगे। सो ये काफी था, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे डिस्कशन। बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज एंड मेंस 450 प्लीज ये प्लस सीरीज ये अब एप्लीकेशन पे चलती हैं, और प्रीलिम्स एक्स्ट्रा जिसमें हम लोग पीआईबी, एआईआर, लाइवमेंट और अदर फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स की डिस्कशंस करते हैं, ये भी वहीं पे चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ न्यूज़पेपर चल रहा है ऑन यूट्यूब। सो डू ज्वाइन दैट कोर्स। थैंक्स फॉर joining. Have a great day and keep learning.